वसुधा जी को रिटायर हुए अभी केवल 1 साल ही बीते हैं। इसी दौरान उनका जीवन बहुत ही कठिन हो गया है। नौकरी करते समय जब उन्हें छुट्टी मिलती थी तब वो छुट्टी का भरपूर आनंद लिया करती थी, पर अब हर एक दिन उनके लिए एक जैसा ही हो गया था। छुट्टी का दिन अब उन्हें कुछ अलग महसूस नहीं होती थी और अब पहले जैसा छुट्टी बिताने का उत्साह भी उनके मन में नहीं था। घर में बैठे बैठे वो बहुत ही बोरियत महसूस करती थी। मनोहर जी के गुजरे हुए 8 वर्ष होने को आए थे। नौकरी में व्यस्त रहने की वजह से वसुधा जी को कभी मनोहर जी के चले जाने का एहसास उतना नहीं सताता था जो अब उन्हें अकेले रहने पर सताने लगा था। मनोहर जी और वसुधा जी की एकमात्र बेटी अंजलि अभी हैदराबाद में जॉब करती है, पर इस कोरोना काल में वो अभी अपनी माँ के घर पर ही रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रही है। बहुत दिनों से अंजलि अपनी माँ को जोर दे रही है कि वो भी अब हैदराबाद आकर बेटी के साथ ही रहे। वसुधा जी को वैसे तो हैदराबाद जाने का मन नहीं है, पर अपनी तबीयत को देखते हुए वसुधा जी उसे मना भी नहीं कर सकती थी। बीते कुछ महीनों से ही उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। खान-पान और अपनी देखरेख ठीक तरह से न करने के कारण उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं रहता था। जब वसुधा जी को सीने में दर्द हुआ तब पहले तो वो उसे अवहेलना कर दी, पर बाद में जब यही दर्द होली के दिन हुआ तब उनकी बेटी अंजलि ने डॉक्टर के पास ले जाकर उनका चेकअप करवाया। अंजलि ने बिना कोई रिस्क लिए डॉक्टर के कहे गए सभी टेस्ट करवाना ही उचित समझा। टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि उनको हार्ट में प्रॉब्लम है। अंजलि को देखकर कभी कभी वसुधा जी बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। अपने रिश्तेदारों और सहकर्मियों से सुनती आई थी कि आज के ज़माने के बच्चे अपने माँ बाप को सहारा ही नहीं देते हैं, वे तो केवल पैसे के पीछे ही भागते हैं। माँ बाबूजी की ओर उनका कोई भी ध्यान नहीं होता है, किंतु उनकी बेटी बिल्कुल ही अलग थी। अंजलि के लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। मनोहर जी जब जीवित थे तब छुट्टी के दिनों में अंजलि को अपने पास बैठाकर कहानियां सुनाया करते थे। वे कभी भी अंजलि को अपने से दूर नहीं करते थे। अंजलि उनके लिए आंखों का तारा थी। बेटी के प्रति मनोहर जी का इतना स्नेह देखकर वसुधा जी बोल उठते, हमेशा बेटी बेटी की रट क्यों लगाए रहते हो जी? 2 दिन बाद जब बेटी पराई हो जाएगी तब आप कैसे अकेले जी पाएंगे? देख लेना, मेरी बेटी मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी, वह हमेशा ही मेरे पास ही रहेगी, मुस्कुराकर जवाब देते थे मनोहर जी। पर उन्हें क्या पता था कि बेटी पराई होने से पहले ही वे इस दुनिया से चले जाएंगे। पिता को खोने के बाद अंजलि माँ को अपने पास रखकर ही देखभाल करना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें हैदराबाद चले आने के लिए दबाव डाल रही थी। अभी अंजलि को नौकरी करते हुए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। माँ को जयपुर में छोड़कर अंजलि हैदराबाद नौकरी करने के लिए नहीं जाना चाहती थी, पर वसुधा जी के बहुत समझाने के बाद वो हैदराबाद जाकर नौकरी करने के लिए तैयार हो गई। दूर रहकर भी अंजलि अपनी माँ की हालचाल रोजाना लेती रहती थी। माँ के मना करने पर भी उसने घर में 2 काम वाली को रख दिया था। फोन पर अंजलि दोनों काम वाली को कैसे काम करना है समझा देती थी। अंजलि के निर्देशानुसार वे दोनों वसुधा जी की देखरेख किया करती। अब धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब अंजलि को हैदराबाद में बुला लिया गया। 2 दिन बाद ही अंजलि हैदराबाद रवाना होने वाली थी। अंजलि के साथ वसुधा जी को भी जाना था। रात के समय अंजलि अपने कमरे में काम कर रही थी और वसुधा जी अलमारी खोलकर कुछ जरूरी प्रिस्क्रिप्शन और जो भी डॉक्टर्स के रिपोर्ट थे वो सब एक फाइल में रख रही थी। कहा तो नहीं जा सकता है कि कब कौन सा प्रिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट लग जाए। अलमारी को बंद करने से पहले वसुधा जी ने एक बार लॉकर खोलकर अपने गहनों को देखने लगी। वैसे तो ज्यादातर गहने उन्होंने बैंक के लॉकर में जमा कराए थे, पर जो भी छोटे मोटे जेवर थे उन्हें वो एक प्लास्टिक के बैग में भर ली। लॉकर को चाबी से बंद करने से पहले उन्हें कुछ याद आ गया और वो कुछ देर के लिए रुक गई। अलमारी के पीछे गुप्त लॉकर था ना? अलमारी खरीदने के बाद मनोहर जी ने कई बार उनसे यह बात कही थी। वो सीक्रेट लॉकर जिसे वसुधा जी ने न कभी व्यवहार की थी और न ही कभी उसे खोलकर आज तक देखी थी। आज अचानक उन्हें कौतूहल हुआ कि इस गुप्त लॉकर में क्या रखा है, इसे खोलकर देख लिया जाए। अंजलि को भी नहीं पता है इस गुप्त लॉकर के बारे में, क्यों ना अंजलि को भी बता दिया जाए इस सीक्रेट लॉकर के बारे में, जिससे कि वो भी बाद में इस सीक्रेट लॉकर को अपने व्यवहार में ला सके। अब उन्होंने अंजलि को आवाज लगाई, अंजलि तुम जल्दी आकर देख कर जाओ
यहाँ पर क्या है? मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी माँ, अभी मैं फ़ोन पर ज़रूरी बातें कर रही हूँ। अंजलि ने अपने कमरे में से ही माँ को कहा। वसुधा जी अंजलि की प्रतीक्षा न करके अकेले ही अलमारी को ढकेल कर उसे दीवार से थोड़ा अलग किया। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक बटन को कुछ देर के लिए दबा कर रखा। वसुधा जी सोच में पड़ गई कि व्यवहार न होने के कारण कहीं ये बटन खराब तो नहीं हो गया है। 2-4 बार उन्होंने फिर से बटन को जोर से दबाया। 2-3 मिनट बाद उस गुप्त लॉकर का दरवाजा खुल गया। वसुधा जी ने जब झाँक कर देखा तो वहाँ पर एक सफेद लिफाफा पड़ा हुआ था। उस लिफाफे को निकालते ही उन्होंने देखा कि वो किसी अस्पताल का लिफाफा है। क्या हो सकता है इस लिफाफे में? यही सोचकर वसुधा जी चिंतित होते हुए उस लिफाफे को खोल बैठी। लिफाफे के अंदर जब उन्होंने एक कागज निकाला तो उसे देखते ही वो चौंक उठी। उसके ऊपर लिखा था डेथ सर्टिफिकेट। ये डेथ सर्टिफिकेट किसका हो सकता है? यही सोचकर वसुधा जी की आंख वहां पर लिखे गए नवजात शिशु पर रुक गई। उन्हें अपने आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वहां पर माता पिता के कॉलम में मनोहर और वसुधा जी का नाम लिखा हुआ था। अब वो पागलों जैसी वहां पर लिखे गए तारीख को ढूंढने लगी। तारीख देखकर उन्हें याद आया कि इसी दिन तो उनकी डिलीवरी हुई थी, पर होश आने के बाद तो उन्हें खुशखबरी ही सुनाई गई थी। 30 साल के बाद उन्हें आज भी अच्छे से याद है कि उस दिन नर्स ने उन्हें कहा था कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण उसे कुछ समय के लिए आईसीयू में रखा गया है। और उसके बाद वाले दिन तो अंजलि को उनके गोद में सौंप दिया गया था। तो इसका मतलब अंजलि उनकी बेटी नहीं है। उस दिन उन्होंने एक मृत शिशु को जन्म दिया था। लिफाफे के अंदर और भी कागज रखे हुए थे। डरी समझी वसुधा ने उन्हें लिफाफे से निकाला। वो जो आशंका कर रही थी अब वही हुआ। अंजलि को जिस अनाथ आश्रम से लाया गया था वहीं के दस्तावेज उनके हाथों में थे। वसुधा जी की आंखों में अब अंधेरा छा गया, जिसको लेकर उन्होंने इतने सारे सपने आज तक देखे थे, जिसको उन्होंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, जिससे उन्होंने अपना कष्ट व्यथा साझा किया था, वो आज उनका कोई भी नहीं है। मनोहर जी इतने बड़े सच्चाई को उनसे कैसे इतने सालों तक छुपा सके? क्या उन्होंने एक बार भी यह बताना उचित नहीं समझा? मनोहर जी ने क्यों किया ऐसा? अब वसुधा जी किसके पास जाकर उनके प्रश्नों का जवाब मांगेंगी? और अंजलि को यदि पता चला तो क्या होगा? क्या वो सच्चाई को स्वीकार कर सकेगी? यदि अंजलि उन्हें माँ के रूप में स्वीकार न करे तो तब क्या होगा? माँ क्या कर रही हो इतनी देर से? अंजलि की आवाज सुनते ही वसुधा जी घबरा गई। उन्होंने तुरंत दस्तावेजों को तकिए के नीचे छुपा कर रख दिया। अंजलि अब घर के अंदर आकर माँ से कहने लगी, सॉरी मम्मी, अर्जेंट कॉल था इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। आप तो समझते ही हो कि वर्क फ्रॉम होम होने से काम करना भी कितना मुश्किल हो गया है। पास आकर अंजलि माँ के पास बैठ गई। क्या हुआ माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? फिर से आप पापा के बारे में सोच रही थी ना? आंसू पोंछते हुए अंजलि ने पूछा। नहीं बेटा, वो मैं थोड़ा पुराने सामान रख रही थी तो इसलिए। आप सिर्फ मेरे साथ हैदराबाद चलिए, फिर मैं आपको बहुत जगह घुमाने लेकर जाऊंगी। आपका मन भी वहाँ रहकर अच्छा हो जाएगा। हाँ वो तो है ही, तेरे ऑफिस के काम के बाद तुझे फोन देखने से टाइम मिलेगा तब न तू मुझे कहीं घुमाने लेकर जाएगी? रूठते हुए माँ ने अंजलि से कहा। खिलखिलाकर हंसती हुई अंजलि अपनी माँ के गले लग गई। मैं आपको खुश देखने के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ माँ। मोबाइल फोन की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे आपसे दूर रख सके। थोड़ी देर के लिए वसुधा जी सुकून की सांस ली और फिर आदेश देते हुए बोली, अब बहुत हो गया बकबक, अब जाकर 2 कप कॉफी बनाकर ला। सिर में बहुत दर्द हो रहा है, गर्मा गर्म कॉफी पीने से शायद ठीक हो जाएगा। जो हुक्म मेरे आका, कहकर अंजलि किचन में कॉफी बनाने के लिए चली गई। अंजलि के कमरे से जाते ही वसुधा जी तकिए के नीचे से लिफाफे को निकालकर अपने हाथ में ले ली। उनके मकान के बाद कुछ झाड़ियां थी और उसके बाद एक झील दिखाई पड़ती थी। वो बैल्कनी में आकर खड़ी हो गई और दस्तावेजों को फाड़ते हुए उन्हें झाड़ियों की तरफ फेंक दी। हवा के झोंके उन टुकड़ों को इधर उधर बिखेरते गए। रात भी काफी हो चुकी थी और ठंडी हवा बैल्कनी से घर के अंदर भी आ रही थी। अब वो बैल्कनी बंद करके कमरे में वापस चली आई। तब तक अंजलि कॉफी बनाकर कमरे में आ चुकी थी। टेबल से कॉफी लेते हुए वसुधा जी ने एक बार बैल्कनी की ओर देखा और फिर अंजलि से बातें करने में लीन हो गई। आज वसुधा जी ने 30 साल पहले की सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। आज के बाद किसी को भी यह सच्चाई नहीं पता चलेगी। वसुधा जी अब बहुत ही निश्चिंत महसूस कर रही थी। अंजलि वसुधा और मनोहर डोबरियाल की एकमात्र बेटी है। इसके अलावा अंजलि का कोई भी परिचय नहीं है और न ही कभी हो सकता है।
तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।